बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, तमाम तर कोशिशों और दावों के बावजूद हुकूमत आइन में तरमीम कराने में बुरी तरह नाकाम रही है। और क्या ये नाकामी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की ही है या कि इनके जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी नाकामी है? मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस किस्म की कानून सानी बड़ी आसानी से इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह है? कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने कमज़ोर रोल प्ले किया है? कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मौसर इकदाम नहीं उठाए गए? इन तमाम अमूर पर जो है वो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस मौजू पे भी बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की कौन सी ऐसी शराइत थी जो नहीं मानी गई, या आइन में कौन सी ऐसी तरामीम थी जिन पर उनको एतराज़ था, उसको दूर नहीं किया गया। और मौलाना साहब के मुतालबात बुनियादी तौर पर कौन से थे जिनको मान भी लिया गया? इन तमाम अमूर पर भी आज के प्रोग्राम में आपको तफसील के साथ बताएंगे। और इसके अलावा क्या हुकूमत इस नाकामी के बाद एक दोबारा नई अटैम्प्ट करने जाएगी, और ये कब तक मुतवक्के है? इस हवाले से होमवर्क कितना किया जाएगा या होना चाहिए? और क्या मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ जो सारे प्रोसेस से बुरी तरह मायूस भी हुए हैं, उनका फ्यूचर में इस हवाले से क्या प्लान होगा? वो क्या हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करेंगे? इस पर भी बात करेंगे। और एक इसी से ही जुड़ा एक और अहम तरीन मामला है, और वो है कि अगर नई अटैम्प्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 12 जुलाई का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों का, उसके हवाले से अगर उनकी डिटेल जजमेंट आ जाती है तो फिर आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा? और इस दौरान चूँकि वकला भी एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं आइन में तरमीम के ख़िलाफ़, तो क्या ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास कोई रास्ता है कि वो आइन में तरमीम करवाने में कामयाब हो सकें? इस पे भी हम बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, माजी की अगर बात करते हैं तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि हुकूमत को जहाँ पे भी मुश्किलात पेश आती रहीं इस्टेब्लिशमेंट ने उसको मैनेज किया। अगर कानून साजी का मसला है, अरकान को साथ मिलाने की बात है, या हुकूमत के दीगर अमूर हैं, वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर सपोर्ट फ्राहम की सिविलियन हुकूमत को। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के मबैन अगर कोई राबतों का कोई फुकदान है, या कि इस दौरान जो हुकूमती टीम थी जो मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करके जा रही थी, उनकी तरफ से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट की जाती रही, जिसकी वजह से शायद मामलात कंट्रोल नहीं हो सके। लेकिन ये एक सवाल ज़रूर मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ थी, क्योंकि इसमें एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, क्योंकि इसमें आर्मी एक्ट में तरामीम का भी एक अहम तरीन मामला था। तो इसमें अगर थोड़ा सा माजी में जाकर देख लें कि जब डॉक्टर आमर लियाकत और दीगर इस किस्म के जो लोग थे जो हुकूमती पॉलिसियों पे नाला थे, जब उनको लाया जाता था तो उनसे पूछा गया कि जी आप तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही आए जिस तरह पहले लाए जाते हैं, और बड़े एहतमाम से लाए गए। तो अब वो सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। माजी में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो सेक्टर इंचार्ज थे, सेक्टर कमांडर जो होते थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहते थे। कर्नल लियाकत बड़े मशहूर शख्सियत हैं और तकरीबन हर सहाफ़ी उनको जानता था, क्योंकि वो वहाँ पे एक बाकायदा उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ था, और वहाँ से बैठ के सारे अमूर की वो न सिर्फ निगरानी करते थे, बाकायदा चीज़ों को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन अब हमें ये ऐसी सूरत हाल कहीं पर दिखाई नहीं दी, और इस हवाले से ज़रूर एक सवालिया निशान तो मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ पे भी ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो ISI में DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, वो भी सुना है कुछ अर्सा से बीमार हैं, और वो भी शायद अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में वो उनको भी कोई मसाइल दरपेश हैं। तो वो शायद उसकी वजह से भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस हैंडल हो रही हों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी शख्सियत अगर किसी अदारे में नहीं होगी तो फिर अदारा काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदारे उसी तरह प्रॉपरली एक पॉलिसी के तहत आगे काम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये है कि अभी
जो आइन में तरामीम का जो अमल है ये मुकम्मल ना होना, ये यकीनी तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है इस पर भी सवाल ज़रूर खड़ा करेगा। और इस हवाले से जो GHQ की जे ब्रांच है, इस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल विंग है, इसके हवाले से अस्करी क़यादत को ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अस्करी क़यादत इस सारे अमूर का ज़रूर जायज़ा लेगी कि कहाँ पे जो है वो कमी रह गई है। अब आगे बात करते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, कि वो कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, कौन से ऐसे मुतालबात थे जो नहीं मानेंगे। हालांकि मौलाना साहब का जो सबसे बड़ा मसला था कि चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में वो तसीह नहीं चाहते थे, तो हुकूमत ने उसको अपने मुजवज़ा यानी तरमीम का जो ड्राफ्ट था उसमें से निकाल दिया। फिर वो जजेस की उम्र में जो इजाफे की एक हुकूमती तजवीज़ थी वो भी मौलाना साहब की मुतालबे पर उसको भी निकाल दिया गया। फिर उसके बाद एक और अहम नुक्ता था जिस पर मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो था आर्मी एक्ट में जो तरामीम की जानी है। तो उस पर आखिरी टाइम तक ज़राए बताते हैं कि वो डेडलॉक बरकरार रहा, जो नहीं ख़त्म हो सका। और उसके साथ साथ जो मौलाना साहब के जो आइनी ड्राफ्ट है, मेरे ख्याल में इस पर इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे जितने उनके दीगर मुतालबात के हवाले से वो अपनी जो दीगर जो एक उनने अपना वो कह लीजिए कि एक थैला खोला था और उसमें से जो उनके मुतालबात थे उसमें से शायद कुछ चीज़ें रह गई हैं। और इतलात ये हैं कि मौलाना साहब फेडरल में कुछ अपनी शेयरिंग पावर्स में हिस्सा लेना चाह रहे थे, तो उसमें उनको 3 वजारतें उनका मुतालबा था। एक वजारत मजहबी अमूर, वजारत मौसलात और वजारत हाउसिंग। वो चाह रहे थे सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों में से कोई एक सीट चाहते थे, तो हुकूमत इस पर एग्री हो चुकी थी। KPK में गवर्नरशिप वो माजी में भी उनके पास रही है, अभी भी उनका मुतालबा था कि वहाँ पे आएँ, क्योंकि वहाँ पे उनका तमाम तर स्टेक वहाँ पे KPK में है और वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में KPK में अपना जो बतौर एक हुकूमती किरदार जो है वो अदा करते रहे। तो वो समझते हैं कि बतौर गवर्नर वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते थे, तो वो वहाँ पे भी उनका मुतालबा था, वो भी मान लिया गया। एक और बड़ा मुतालबा था मौलाना साहब का कि बलूचिस्तान में वजारत आला और जो कैबिनेट है उसमें शेयरिंग दी जाए। तो उसमें इतलात ये हैं कि उनको कैबिनेट में शामिल करने के हवाले से रजामंदी जाहिर कर दी गई थी, लेकिन वजारत आला के हवाले से जो उनका मुतालबा था उस पर जो है उन्हें कहा था कि गौर किया जाएगा। तो ये भी एक मौलाना साहब का एक मुतालबा जो हुकूमत की तरफ से नहीं माना गया, जो इस ड्राफ्ट में उनकी हमायत ना किए जाने की एक बुनियादी वजह सामने आती है। लेकिन इसके अलावा दीगर जितनी भी नाज़रीन मोहतरम जो इस हवाले से आइन में जो तजावीज़ थी, तरामीम थी, उसको इन्होंने ऑन किया, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र, तैनाती का जो इनका तयन किया जाना था अरसा, उसके हवाले से उनको भी इन्होंने ऑन किया। मखसूस नशिस्तों के कवानीन में तब्दीली, बलूचिस्तान की जो नशिस्तें थी, बल्कि बलूचिस्तान की जो नशिस्तों में इजाफा ये मौलाना साहब की तजवीज़ पे इसमें शामिल किया गया था। तो उसमें भी फिर आइन जो एक आइनी कोर्ट है, आइनी अदालत के क़याम के हवाले से उस पर भी इनको एतराज़ था। तो मेरे ख्याल में 2 और 3 ऐसी रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो अब वक्त गया है गुज़र, अब आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में हुकूमत इस पोजीशन में है कि इस पर कोई आपस में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करके इसको ला सकें? तो मेरे ख्याल में सितंबर में तो अभी फ़िलहाल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वज़ीर आज़म अभी गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब की जो मसरूफियत हैं वो काफ़ी होंगी। UNGA के इजलास में वो शिरकत करने के लिए वो जाएंगे, तो ये मामला तो अब अक्टूबर में चला गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में जाने के साथ साथ जो न सिर्फ इनको मुस्लिम लीग नून को अपने दीगर इत्तेहादियों की तरफ से भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पार्टी के जो सरबराह हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी क़यादत से बहुत नाला हैं, क्योंकि वो जब लाहौर से उनको बुलाया गया और उनको ये बताया गया कि मामला तमाम तर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने एक रस्मी मुलाकात मौलाना साहब के साथ करनी है और उसके बाद फिर वो असम्बली में आएंगे और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो मियाँ साहब इनके कहने पे उधर से लाहौर से चले और यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और इस दौरान 3 बार बाकायदा रूट लगाया गया मौलाना साहब के घर जाने के लिए। लेकिन इतलात ये हैं कि मौलाना साहब से जब
दरमियानी जो लोग थे जो राब्ते में थे, तो वो जब उनसे रब्ता कर रहे थे तो उनकी तरफ से माजरत कर ली गई और उनका कहना था मौलाना साहब का कि मैं नहीं चाहता कि मियाँ साहब को किसी किस्म की जो हजीमत है उसका सामना करना पड़े, क्योंकि वो फैसला कर चुके थे कि वो अभी फ़िलहाल आइन में तरमीम के हवाले से हुकूमत के साथ जो है वो नहीं चल सकते। तो लिहाजा मियाँ साहब को सबसे बड़ा इशू ये था कि आप जो हुकूमती टीम थी सारे मामलात को देख रही थी, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उसके बाद इसहाक डार और दीगर जो लोग थे, उन पे उनको बहुत ज़्यादा वो नाला हैं कि क्या उन्होंने इस पे कोई होमवर्क नहीं किया था। तो खैर नवाज शरीफ साहब तो वापस चले गए हैं, गो कि अभी नेक्स्ट जो है ये मामला देखा जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म में भी बाहर चले गए हैं। शायद इस दौरान जो है कुछ दिन का गैप आए और उसके बाद फिर दोबारा को मुज़ाकरात या बातचीत का सिलसिला शुरू हो, और इसमें जो कमेटी एक बनाई गई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसके भी इजलास में शायद इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस हों। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। इसी से जुड़ा एक अहम नुक्ता नाज़रीन ये भी है कि इस नई अटैम्प्ट है आइन में तरमीम के हवाले से, इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों वाला जो डिटेल जजमेंट है वो आ जाती है, तो फिर क्या हुकूमत आइन में तरमीम कर पाएगी? तो इस हवाले से कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि वो जब ज़ाहिर जजमेंट आएगी उसको हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको नज़रसानी के लिए दोबारा कोर्ट में जाएंगे। तो जब तक नज़रसानी का भी फैसला नहीं हो सकता तो उस दौरान किसी टाइम भी हुकूमत आइन में तरमीम कर सकती है। लेकिन उसमें यह है कि आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील किए बगैर अगर आइन में तरमीम होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, वरना वो उसको उड़ा देगी। और साथ ही साथ नाजरीन अभी वकला की तरफ से भी आइन में तरमीम के खिलाफ एक तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया है, और ये तहरीक शुरू हो रही है 19 सितंबर से। गो के इस पे तमाम जो वकला हैं वो इसमें शामिल नहीं है, और वकला का एक ग्रुप आप कह लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी बहुत सी ग्रुपिंग है। तो एक ग्रुप उनकी सपोर्ट कर रहा है इसकी, और वो कह रहे हैं कि हम इस तहरीक को जो है वो कामयाबी से आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। गो के इस हवाले से इनके आपस में जो दिगर जितने भी जो ग्रुप हैं, प्रोफेशनल ग्रुप है और उसके बाद इनके जो मुखालफ ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, इनके आपस में बहुत से अमूर पर जो है वो ये रजामंदी नहीं हो पाती। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी इस पे बड़ा अहम इस पे उनका भी रोल होगा। लेकिन गो के माजी में हमने देखा कि वकला तहरीक की कामयाबी उसी सूरत में थी जब तमाम मुल्क भर की बार एसोसिएशन जो यकनिकाती एजेंडे पर और यकनिकाती जो उनका प्लान था उस पर इकट्ठी थी। लेकिन इस दफ़ा हमें वो डिविजन्स में दिखाई देती हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन ये हुकूमत के लिए एक परेशानी का बायस ज़रूर मौजूद है। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।